हाय बच्चा पार्टी, मेरा नाम है शुभम पाठक। वेलकम टू द चैनल शुभम पाठक, जहाँ पे हम क्लास 9th और क्लास 10th की एसएसटी और साइंस पढ़ते हैं। स्पेसिफिकली मैं आपको एसएसटी के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ यहाँ पे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स यानी कि सिविक्स, और इसके साथ साथ मैं बायोलॉजी भी पढ़ाती हूँ। तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। साथ में 11th और 12th की स्ट्रैटेजीज भी आती हैं, तो आपके अगले साल भी काम आने वाला है। आज का हमारा चैप्टर है मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। ये आपकी क्लास 10th हिस्ट्री का 3rd चैप्टर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें ना एक तरीके से दुनिया की पूरी ट्रेड कैसे चलती हुई आई है 15वीं शताब्दी से लेके अब तक, उसकी पूरी एक कहानी के फॉर्म में हमें जानकारी मिलती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बिल्कुल मत सोचना कहीं पे भी इस लेक्चर में बोर होने वाले हो तुम। और अगर लेक्चर तुम्हें अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। बच्चा देखो, जब ग्लोबल वर्ल्ड की बात आती है तो ये फिनोमेना तुम हिस्ट्री में भी पढ़ते हो और ये फिनोमेना तुम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हो। इकोनॉमिक्स में ग्लोबलाइजेशन वर्ड तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो बहुत बार। और जब भी हम ग्लोबलाइजेशन सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि यार दुनिया जो है छोटी हो रही है, दुनिया आपस में ज़्यादा कनेक्टेड हो रही है, इंटरकनेक्टेड हो रही है, चीज़ें उधर से उधर जा रही है, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, और इसी को ग्लोबलाइजेशन का फिनोमेना बोला जाता है। अब इकोनॉमिक्स से अगर तुम हिस्ट्री में आओगे तो कोई ये फिनोमेना चेंज नहीं हो जाएगा। यहाँ पे भी ग्लोबलाइजेशन यही फिनोमेना है, बस हम उसे अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे कि पुराने ज़माने में कैसी होती थी ग्लोबलाइजेशन, फिर मिडीवियल टाइम में कैसी होती थी, और फिर नए ज़माने में ग्लोबलाइजेशन ने क्या रूप अपनाया। तो पहले स्टार्ट करते हैं दैट व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। सेम ही डेफिनेशन है। ग्लोबलाइजेशन इज द फ्री फ्लो, जब किसी ट्रेड पे, किसी चीज़ की खरीदारी और बिक्री पे अंकुश नहीं होता है, या कम से कम अंकुश लगाया जाता है, कम से कम बैरियर लगाया जाता है, जब गुड्स एक देश से दूसरे देश ईजिली फ्लो करते हैं, कैपिटल यानी कि पैसा एक जगह से दूसरी जगह ईजिली फ्लो करता है, सर्विसेज एक जगह से दूसरी जगह ईजिली फ्लो करती हैं, और लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इस पूरे फिनोमेना को, किसी एक चीज़ के नहीं, इस पूरे फिनोमेना को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। कहने का मतलब है, अगर आप अपने देश से उठ के किसी और देश में पढ़ने चले गए, आप ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बन गए। अगर आपने घर बैठे कोई सामान मंगाया जो ऑस्ट्रेलिया से आपको इंडिया में डिलीवर हुआ, तो आप ग्लोबलाइजेशन के पार्ट बन गए। तो ये पूरा फिनोमेना ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। जब हम ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक्स की किताब में पढ़ते हैं, चाहे वो क्लास 10th के लेवल की क्यों ना हो, तो हम पिछले 50 सालों की अक्सर बात करते हैं, है ना। लेकिन अभी हम हिस्ट्री की बात करने वाले हैं, तो हम हिस्ट्री थोड़ी पुराने ग्लोबलाइजेशन की भी बात करेंगे, थोड़े ज़्यादा पुराने ज़माने की ग्लोबलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे। तो देखो, ग्लोबलाइजेशन कोई अच्छा ऐसा नहीं है कि नया फिनोमेना है, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ नया नया शुरू हुआ है, जब टेक्नोलॉजी आई, इंटरनेट आया तो ग्लोबलाइजेशन बहुत होने लग गया, ऐसा नहीं है। हाँ, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की वजह से ग्लोबलाइजेशन में बहुत ज़्यादा बूस्ट आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहले ग्लोबलाइजेशन होता नहीं था। पहले भी ट्रेड यानी कि खरीदारी के नाम पे, माइग्रेशन यानी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, काम के नाम पे पैसा एक जगह से दूसरी जगह जाता था, इन्फॉर्मेशन जाती थी, नॉलेज जाती थी, तो ये सब कुछ पहले से चलता आ रहा है। इसका अगर मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल दूँ जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो वो एग्जाम्पल है 3000 BCE का। मतलब इतने साल पहले भी हमें कोस्टल लिंक देखने को मिले। कोस्टल लिंक मतलब समंदर के लिंक देखने को मिले हैं, ट्रेड लिंक देखने को मिले हैं, समंदर के रास्ते हमें पता लगे हैं, जो समंदर के जिन रास्तों से लोग एक जगह से दूसरी जगह आया करते थे। और ये इंडस सिविलाइजेशन, आपको पता है ये इंडस सिविलाइजेशन कितनी पुरानी सभ्यता है? बहुत पुरानी सभ्यता है। वन ऑफ द मोस्ट renowned and the oldest civilization of the world, हड़प्पन कल्चर, इंडस सिविलाइजेशन, राइट। तो इंडस सिविलाइजेशन और आज का जो आपका वेस्ट एशिया वाला पार्ट है, उसके बीच में 3000 BCE के ज़माने से हमें कोस्टल लिंक्स प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? कोस्टल लिंक्स। ऐसा नहीं है कि कोई राम सेतु की तरह उस समंदर पे भाई पुल बना हुआ है, नहीं, लेकिन हमें पता चला है कि कुछ रास्तों को अपना के ट्रेडर्स जो हैं उस जमाने से ट्रेड क्या करते थे इंडस वैली से वेस्ट एशिया में। कैसे हमें पता चला है? एक और एग्जांपल ले तो एग्जांपल है आपका कॉरीज का। कॉरीज को हिंदी में क्या बोला जाता है? सी शेल्स, यानी कि ये जो सीपियां होती है ना, इसे आप सी शेल्स बोलते हो, और इसे आप कौड़ी भी बोल सकते हो। कौड़ी बोलो, कौरी बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये कौड़ीज जो है, पहले ज़माने में कोई पैसा तो हुआ नहीं करता था। पैसा एज इन आज जो आप करेंसी नोट्स देखते हो, जो आपको नोट देखने को मिलते हैं या सिक्के देखने को मिलते हैं, उस तरीके की करेंसी पहले एग्जिस्ट नहीं किया करती थी। तो पहले जो है सी शेल्स को करेंसी की तरह यूज़ किया जाता था। 100 सालों से ऊपर तक सी शेल्स को करेंसी की तरह यूज़ किया गया मालदीव्स नाम के आइलैंड कंट्री में। पता है ना आपको, मालदीव्स इंडिया का पड़ोसी देश, मालदीव्स नाम के आइलैंड कंट्री में। और यही तरीका
सी शेल्स को कॉरीज की तरह यूज करने का तरीका हमें चाइना में भी देखने को मिलता है बच्चा, और ईस्ट अफ्रीका में भी देखने को मिलता है। मतलब ये जो कॉरीज को, सी शेल्स को करेंसी की तरह यूज करने की जो नॉलेज थी वो कहीं ना कहीं से तो ट्रैवल की होगी, या तो मालदीव से चाइना आई होगी, या तो चाइना से ईस्ट अफ्रीका आई होगी, वाइस वर्सा। ये नॉलेज स्प्रेड हुई थी, और इस नॉलेज के स्प्रेड को भी हम क्या बोल सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों एग्जाम्पल हमें ये प्रूव करके दिखाते हैं कि ग्लोबलाइजेशन कोई नया फिनोमेना नहीं है, ये बहुत पुराना फिनोमेना है। अब इसी दाल में तड़का लगाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसे बोला जाता है सिल्क रोड या फिर सिल्क रूट। ठीक है, क्या बोला जाता है, सिल्क रूट। बच्चा सिल्क रूट क्या था? सिल्क, पहली बात तो इसका नाम सिल्क क्यों पड़ा? क्योंकि सिल्क रूट के थ्रू जो ट्रेडिंग होती थी, जो सामान का एक्सचेंज होता था, खरीदारी बिक्री होती थी, उसमें सिल्क सबसे ज्यादा मात्रा में इधर से उधर जाता था। तो इस रूट का नाम क्या पड़ गया, सिल्क रूट पड़ गया। ठीक है, अब ये रूट क्या एक पतली सी सड़क है? नहीं, एक पतली सी सड़क नहीं है, एक पूरा गुच्छा है, पूरा नेटवर्क है ट्रांसपोर्ट का। और ये जो पूरा नेटवर्क है ये लैंड पे भी एग्जिस्ट करता है और सी पे भी एग्जिस्ट करता है। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, that silk route is a network of trade routes both on land and sea that connected Asia, Africa and Europe. देख रहे हो, 3 मेजर कॉन्टिनेंट, एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप, इन तीनों को कनेक्ट करता था ये सी एंड लैंड पे बने हुए रूट्स का नेटवर्क, जिसे हम सिल्क रूट बोला करते थे। तो ऑब्वियसली सिल्क रूट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि ग्लोबलाइजेशन पहले भी एग्जिस्ट किया करती थी। अच्छा, सिल्क रूट में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सिल्क रूट को पता है रूल कौन किया करता था? एशियन कंट्रीज पहले ट्रेड के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। इंडिया एंड चाइना दुनिया की टॉप 2 वेल्दीएस्ट कंट्रीज में काउंट होती थी सिल्क रूट के जमाने में। हम लोग इतने अमीर थे, राइट? दीज 2 countries were so rich, right? So the name Silk Route points to the importance of westbound Chinese silk cargoes along this route. और चाइना का जो सिल्क है वो तो इतना फेमस हुआ करता था कि चाइना के सिल्क पे इस ट्रेड रूट का नाम ही रख दिया गया सिल्क रूट। चाइना का सिल्क वहां से भारत भी आता था, वहां से अफ्रीकन कंट्रीज में भी जाता था, वहां पे यूरोपियन कंट्रीज में भी जाता था, लैंड और सी दोनों के तहत जाता था। अब अच्छा, आप खुद सोच के देखो कि सबसे पुराने जो ट्रेड रूट्स रहे होंगे दुनिया में वो लैंड के रहे होंगे कि सी के रहे होंगे? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सी के रहे होंगे। अगर सी आ रहा है ना तो गलत, लैंड रूट्स वर द ओल्डेस्ट ट्रेड रूट्स। क्योंकि भाई शिप बनाने के लिए भी तो टेक्नोलॉजी चाहिए थी। शिप बनाने की टेक्नोलॉजी तो बहुत बाद में आई, उससे पहले भी लोग जो है लैंड के थ्रू, चाहे कैमल है चाहे घोड़े हैं, उसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। ठीक है, सो दे आर नोन टू हैव एग्जिस्टेड सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा। क्रिश्चियन एरा से पहले भी सिल्क रूट के ट्रेड यूनिट्स हमें देखने को मिला करते थे, और 15वीं शताब्दी तक सिल्क रूट दुनिया में बहुत फेमस हुआ करता था। और ऐसा मान लो कि जब तक दुनिया में सिल्क रूट बहुत फेमस हुआ करता था तब तक इंडिया और चाइना का दबदबा बना रहता था ट्रेड में। ठीक है, अब देखो चाइना क्या करता था, चाइना का क्या क्या फेमस हुआ करता था? चाइना का सिल्क फेमस हुआ करता था, सबसे ज्यादा सिल्क फेमस हुआ करता था। फिर चाइनीज पॉटरी बहुत फेमस हुआ करती थी, यानी कि चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं चाइना के, टी सेट वगैरह, ये बहुत फेमस हुआ करते थे। यूरोप के सारे राजा महाराजा चाइना से ही मंगाया करते थे। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का क्या फेमस होता था? इंडिया का जो कॉटन है बड़ा फेमस हुआ करता था। सिल्क बेशक चाइना का हो, लेकिन कॉटन हमारे देश का बहुत फेमस हुआ करता था। स्पेशली जो बढ़िया क्वालिटी वाला कॉटन होता है ना, जो मलमल जैसा कॉटन होता है, वो वाला कॉटन। और स्पाइसेस हमारे देश की बहुत फेमस हुआ करती थी। आपको पता है आज भी दुनिया में जो स्पाइसेस हैं उसका मेजर एक्सपोर्टर इंडिया ही है। हमारे यहाँ से आती है सारी काली मिर्च हो गई, दालचीनी हो गई, ये सारी जो स्पाइसेस हैं सब इंडिया से ट्रांसपोर्ट होती है, उस जमाने से होती हुई आ रही हैं, राइट? तो इंडिया और चाइना ये सारी चीजें एक्सपोर्ट किया करते थे सिल्क रूट के थ्रू, और चाइना इसके बदले में मंगाता था कुछ, और इंडिया भी इसके बदले में मंगाता था। तो ये सारी चीजें एक्सपोर्ट की हैं, और बदले में आता क्या था इंडिया और चाइना में? गोल्ड एंड सिल्वर। ऐसा नहीं है कि इंडिया और चाइना में गोल्ड एंड सिल्वर की कमी थी, लेकिन इंडिया और चाइना इतने प्रॉस्पेरस जगहें थी, इतनी अमीर जगहों में काउंट होती थी कि जितना गोल्ड और सिल्वर आ जाए उतना कम है। तो हम लोग यूरोप के देशों से गोल्ड एंड सिल्वर मंगाते थे, अपना सिल्क, पॉटरी, कॉटन और स्पाइसेस जो है बाकी देशों में सिल्क रूट के थ्रू बेचा करते थे। ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड। अब ऐसा नहीं हो सकता बच्चा कि ट्रेड और कल्चर अलग अलग चले।
आप अगर खरीदारी करने जाते हो मार्केट में, आपने देखा होगा आपके मम्मी पापा की कुछ परफेक्ट शॉप्स होती होंगी, आज भी होंगी, कि हम तो कपड़े भी इसी दुकान से खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि जिस दुकान पे वो बचपन से जा रहे हैं, आपके बचपन से जा रहे हैं, वहाँ पे उनके रिलेशनशिप इतने अच्छे बन गए हैं कि वो वहीं से सामान खरीदते हैं, है ना। तो कपड़े खरीदते खरीदते ही हमारे इतने रिलेशनशिप बन जाते हैं। तो बाकी जो बड़ी बड़ी ट्रेड्स होती थी तो उसके साथ कल्चर भी इधर उधर जाता था। भाई अगर क्रिश्चियन मिशनरीज एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो क्रिश्चियनिटी का पाठ पढ़ा रहे हैं, बुद्धिस्ट मिशनरीज अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो बुद्धिज्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। अगर कोई इंसान बीमार है और वो चाइना से उठ के इंडिया आया है तो वो साथ में बीमारी लेके आए हैं, एंड वाइस वर्सा। तो बीमारी हो या फिर नॉलेज हो या फिर पैसा हो या फिर रिलीजन हो, यानी कि ये सारी चीजें जो कल्चर बनाती हैं, या फिर लैंग्वेज क्यों ना हो, है ना। हम बोलते हैं ना मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस इज संस्कृत। व्हाई डू वी से? क्योंकि संस्कृत से ये सारी भाषाएं निकली हैं, मतलब कि भाषाओं का एक्सचेंज हुआ है तभी तो नई नई भाषाएं बनी है ना। तो ये सब कुछ जो है साथ में होता था, ट्रेड के साथ कल्चर साथ में चलता ही चलता था, राइट। सो क्रिश्चियन मिशनरीज, मुस्लिम प्रीचर्स, बुद्धिस्ट मिशनरीज, ये सब लोग जो हैं अपना अपना धर्म जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ फैलाया करते थे, ठीक है। तो अभी तक एक रिकैप करते हैं। हमने समझा कि ग्लोबलाइजेशन वाज द नेटवर्क जिसमें ट्रेड भी होती थी, कल्चर एक्सचेंज भी होता था, नॉलेज भी होती थी, पैसा भी होता था। कोई नया फिनोमेना नहीं है, बहुत साल पुराना है, सिल्क रूट के ज़माने से चला आ रहा है। सिल्क रूट के ज़माने में इंडिया और चाइना डोमिनेट करते थे। अगर आपको पुराने ग्लोबलाइजेशन पे कोई क्वेश्चन आए, आप 3 एग्जाम्पल दे सकते हो। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला दे सकते हो, कौड़ीज वाला एग्जाम्पल दे सकते हो, सिल्क रूट का एग्जाम्पल देते हो। अब चलते हैं खाने की तरफ। खाना आपको पता है, जो आपका समोसा है जो इंडिया में इतनी पसंद से खाया जाता है, वो एक्चुअली में हमारे इंडिया की रेसिपी है ही नहीं, वो लेबनीज रेसिपी है जो आज इंडिया का इतना फेवरेट स्नैक बन गया है कि गली गली कूचे कूचे पे लोग समोसे खाते हैं और पसंद से खाते हैं, राइट। तो यानी कि चाहे अनपका खाना हो, यानी कि रॉ फूड हो, या फिर कुक्ड रेसिपीज हो, दोनों ही चीज़ें ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से बहुत पुराने ज़माने से इधर उधर होती रही हैं। Food offers many examples of long distance cultural exchange. Traders and travelers introduce new crops to lands they travel. अच्छा, एक चीज़ एनसीईआरटी में नहीं लिखी, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। चलो एग्जाम्पल लेती हूँ ऐसी चीज़ का जो आपको पता है। क्लास 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ के आए हो, उसमें आपने देखा था मैरी एंटोनियट ऑस्ट्रिया नाम के देश से आती थी, बाद में कहाँ की रानी बन गई थी? फ्रांस की रानी बन गई थी, है ना भाई। तो ऑस्ट्रिया से जो रेसिपीज वगैरह वो बचपन से खाती रही होगी, बाद में जब वो फ्रांस में आके रानी बन गई फ्रांस की, तो उसने डेफिनेटली वो रेसिपीज फ्रांस में भी इंट्रोड्यूस की होगी। भाई अपना खाना तो अपना खाना होता है, बचपन से ऑस्ट्रिया की खाना खा के बड़ी हुई थी वो। ये तो एक एग्जांपल हो गया। ऐसे ही बहुत सारे राजाओं की जो शादियां हैं वो अलग अलग देश की रानियों से हुई थी, तो वहां से भी कल्चरल एक्सचेंज होता था। अब जब राजा और रानी अपना मेन्यू चेंज करते हैं ना महल का, तो फिर पूरे देश का मेन्यू भी चेंज हो जाता है, पूरे देश में भी वो रेसिपीज काफी फेमस हो जाती हैं। तो राजा महाराजाओं की वजह से भी काफी चीजें जो है कल्चरल चेंज हुई और कल्चरल एक तरीके से मिक्स हुआ। साथ में ग्लोबलाइजेशन में जो कॉमन पीपल एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, जो ट्रेडर्स ट्रैवल करते थे, ट्रैवलर्स ट्रैवल करते थे, उनकी वजह से भी खाने का, नॉलेज का बहुत सारा एक्सचेंज हुआ। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है नूडल्स, चाउमीन, जो आप इंडिया में चाउमीन के नाम से जानते हो, जिसे कई जगह स्पेगेटी बोला जाता है, कई जगह नूडल्स बोला जाता है, इसका भी कल्चरल एक्सचेंज हुआ था, तभी तो पूरी दुनिया में पाया जाता है। किसी ना किसी फॉर्म में पूरी दुनिया में आप नूडल्स देखते हो, राइट। चाइना में इसे क्या बोला जाता था? नूडल्स बोला जाता था। चाइना में आज भी इसे नूडल्स बोला जाता है। लेकिन वेस्ट कंट्रीज में, यानी कि यूरोप के देश में, अगर आप फ्रांस में चले जाओ, इटली में चले जाओ, तो इन नूडल्स को नूडल्स नहीं बोलते, स्पेगेटी पास्ता बोलते हैं, है ना। स्पेगेटी फॉर्म ऑफ पास्ता बोलते हैं या सिंपल स्पेगेटी बोलते हैं। तो चाइना के ही तो नूडल किसी तरीके से यूरोप पहुंचे कि वहां के लोगों ने अपने हाथ से अडेप्ट कर लिया। सिमिलरली अरब ट्रेडर्स टुक पास्ता टू 15th century सिसिली एंड आइलैंड नाउ इन इटली। तो जब हमने इसकी खोज की, है ना, जब रिसर्चर्स ने इस पे खोज की, तो पता चला कि भाई जो अरब के ट्रेडर्स हुआ करते थे, अरबिक कंट्रीज के ट्रेडर्स, 5वीं शताब्दी में वो ट्रैवल करते करते चाइना से वो नूडल्स उठा के इटली लेके गए थे। और अब हम क्या जानते हैं कि स्पेगेटी पास्ता तो इटालियन खाना होता है, पर वो इटली में कहाँ से पहुंचा? वो चाइना के नूडल्स के फॉर्म में पहुंचा। सिमिलरली इंडिया और जापान में भी कई सारे खाने आए हैं, चाहे वो अनपके खाने हो चाहे वो पके खाने हो, राइट। येट सच गेस वर्क सजेस्ट द पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टैक्ट इवन इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। कुछ रेसिपीज के तो हम ओरिजिन को पहचान पाए, जैसे समोसे का लेबनीज रेसिपी है, ये हमें समझ में आया, है ना। नूडल्स जो है चाइना से ओरिजिनेट करते
हैं ये हमें समझ में आया। कितनी रेसिपीज तो आज भी हमारे मेन्यू में, आज भी हमारे कल्चर में ऐसी हैं जो हमें पता ही नहीं है कि ओरिजिनेट कहाँ से हुई, लेकिन ये जो हम गेस कर रहे हैं कि ये जो खाना है यहाँ से आया होगा या यहाँ से आया होगा, ये हमें क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ग्लोबलाइजेशन पहले से होता आ रहा है, चाहे वो आलू हो या सोया हो या मूंगफली हो या मक्का हो या टमाटर हो या मिर्ची हो या फिर शकरकंदी हो, जैसे स्वीट पोटैटो बोलते हैं। ये सारे के सारे खाने 500 साल पहले हमारे एंसेस्टर्स को देखने को नहीं मिलते थे, यानी कि 500 साल पहले तक वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं देखने को मिलते थे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो आए कैसे? वो आए कैसे यहाँ पे? वो आए यूरोप के थ्रू या फिर वो आए अमेरिका के थ्रू। और बच्चा, अमेरिका की जब डिस्कवरी हुई ना, अमेरिका बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस मामले में। सदियों तक दुनिया को अमेरिका के बारे में मालूम ही नहीं था, दुनिया को पता ही नहीं था कि यहाँ पे एक इतना बड़ा कॉन्टिनेंट बैठा हुआ है। लेकिन जब गलती से ही सही क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की डिस्कवरी की, तब दुनिया को पता चला कि भाई ये कॉन्टिनेंट भी है और इस कॉन्टिनेंट में तो कुछ ऐसे खाने पाए जाते हैं, कुछ ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे रिसोर्सेज पाए जाते हैं जो पूरी दुनिया ने आज तक देखे ही नहीं थे। तो बाद में अमेरिका की खोज के बाद ग्लोबलाइजेशन में एक बहुत बड़ा तड़का लगा था उस जमाने में। कौन से जमाने में? 16वीं शताब्दी में। इनफैक्ट मेनी ऑफ आर कॉमन फूड केम फ्रॉम अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स द अमेरिकन इंडियंस। अमेरिका में जो पहले लोग रहा करते थे ना, बहुत पहले जो अमेरिका के ओरिजिनल लोग हुआ करते थे, उन्हें आप अमेरिकन इंडियंस बोलते हो या फिर नेटिव इंडियंस बोलते हो। क्या बोलते हो? नेटिव इंडियंस बोलते हो। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो इंडियंस हैं, जैसे आप और मैं हैं, इनसे काफ़ी अलग हुआ करते थे, लेकिन इनकी इस कम्युनिटी को बोला नेटिव इंडियंस जाता है। तो अमेरिका पे भी पहले कौन राज किया करते थे? नेटिव इंडियंस रहा करते थे, वो लोग राज किया करते थे। उनका जो खाना पाना है वो आज हमारे मेन्यू में बहुत अच्छे से इंक्लूडेड है। पोटैटो तो देखो, आलू के बिना तो हम भारत एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, आलू के बिना यूरोप भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मैश पोटैटो वो रोज़ खाते हैं, ठीक है। तो आलू जैसी चीज अमेरिका से आई और पूरी दुनिया में फैली, राइट। समटाइम्स द न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन द लाइफ एंड डेथ। खाने की ये जो स्टोरी है ये हमेशा पॉजिटिव नहीं होती थी। कभी कभी इस खाने की वजह से बहुत दंगे भी होते थे, कभी कभी इन खाने की वजह से बहुत सारी जानें भी जाती थी। ऐसी एक कहानी है आयरलैंड की। देखो, यूरोप जो आज दिखता है ना, उस जमाने में यूरोप ऐसा होता नहीं था। पुराने जमाने का यूरोप, एंशियंट यूरोप क्या होता था? एंशियंट यूरोप बच्चा पुअर भी होता था, गरीब भी होता था। एंशियंट यूरोप में पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होती थी, हाई पॉपुलेशन होती थी। तो आज जैसे आपको पुअर कंट्रीज देखने को मिलते हैं ना, कि कुछ लोग वहाँ अमीर होते हैं लेकिन मोस्टली लोग वहाँ पे गरीब होते हैं, वैसे ही उस ज़माने का यूरोप होता था। तो सब लोग वहाँ पे मीट नहीं खा पाते थे। आप जानते हो कि बाहर के देशों में मीट बहुत खाया जाता है, लेकिन मीट महंगा आता है। तो यूरोप के जो गरीब लोग हैं पहले मीट अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो वो भूखे रह जाते थे। लेकिन जब अमेरिका की डिस्कवरी हुई और आलू पाया गया और आलू ने यूरोप में एंट्री मारी, तो गरीब लोगों को ऐसा लगा कि हमारा तो मीट यही है, क्योंकि आलू सस्ते भी मिलने लगे। आलू आप जमीन में उगा सकते हो, आप खेती करके खुद का आलू उगा के खुद के घर में पका के खा सकते हो, है ना। और सस्ता भी आता है और न्यूट्रिशियस भी होता है और हेल्दी भी होता है। तो गरीब लोगों को बहुत मजा आने लगा और लोग जो है आलू पे डिपेंडेंट हो गए। और आलू पे इतना डिपेंडेंट हो गए कि यूरोप के देश जैसे कि आयरलैंड जैसे देशों में क्या हुआ कि लोगों ने सिर्फ आलू की ही खेती करनी शुरू कर दी। हर जगह लोग आलू की खेती करते थे। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी लोग गरीब होते थे, गरीब लोगों को आलू पसंद आ गया था, है ना। फिर एक जमाना ऐसा आया 1890s में एक बीमारी थी जिसका नाम था पोटैटो ब्लाइट। पोटैटो ब्लाइट नाम की एक बीमारी होती है जो पोटैटो की फसल में लगती है, आलू की फसल में लगती है। वो जो बीमारी है पूरे आयरलैंड में फैल गई। तो सब लोग जब आलू की खेती कर रहे थे तो सबकी खेती जो है खराब हो गई। बीमारी एकदम जानलेवा थी, आलू की खेती खराब करके अब सड़े हुए आलू तो आप नहीं खा सकते। तो फिर क्या हुआ, गरीब लोगों को हंगर से मरना पड़ा क्योंकि और कोई क्रॉप ही अवेलेबल नहीं थी। तो 1890s के दशक में कुछ नहीं तो मिलियंस ऑफ पीपल डाइड बिकॉज lakhs and millions of people died in Ireland because they were so dependent upon potato. So globalization के खाने की उथल पुथल कभी अच्छी होती थी कभी बुरी होती थी, ये आपको इस टॉपिक में समझ आता है। नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड। पहले टॉपिक को डायसेक्ट करते हैं। कॉन्क्वेस्ट का क्या मतलब होता है? किसी चीज को जीतना, कब्जा करना। डिसीज का मतलब क्या होता है? बीमारी। ट्रेड का मतलब क्या होता है? या तो सामान की खरीदारी या तो सामान की बिक्री, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट।
अब इन तीनों पैरामीटर्स पे हम ग्लोबलाइजेशन को जज करेंगे। देखो बहुत पुराने ग्लोबलाइजेशन में आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन का एग्जाम्पल पढ़ लिया, 15वीं शताब्दी तक का एग्जाम्पल आपने पढ़ लिया सिल्क रूट के ज़माने का, 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी वाला आपने एग्जाम्पल पढ़ लिया अमेरिका की डिस्कवरी वाला। अब जो है हम फोकस करने वाले हैं कि इंडिया और चाइना जो दुनिया के दो सबसे वेल्दी कंट्रीज में काउंट होते थे, दो वेल्दी एम्पायर्स में काउंट होते थे, कैसे ट्रेड पे उनका धीरे धीरे पावर कम हो गई और यूरोप की पावर जो है बढ़ गई। सिल्क रूट के ज़माने तक इंडिया और चाइना जो है सेंटर हुआ करते थे ट्रेड के, लेकिन जब वो सिल्क रूट धीरे धीरे कम यूज़ होने लग गया तो यूरोप बन गया नया सेंटर दुनिया की ट्रेड का, और इसीलिए आप देखते हो कि आज यूरोप इतना अमीर है। सो लेट्स लर्न अबाउट दैट। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड शैन ग्रेटली इन 16th सेंचुरी। अमेरिका की डिस्कवरी के बाद जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड आ रहा था, मॉडर्न वर्ल्ड से जस्ट पहले वाला जो वर्ल्ड था यानी कि मिडीवियल वर्ल्ड जो था, वो धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन वहाँ पे एकदम फटने लग गया था। फटने लग गया का मतलब बहुत तरीके से बढ़ रहा था। वेस्टर्न ओशन, अमेरिका, एशिया, यूरोप, सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे ग्लोबलाइजेशन में, एंड इट वाज एक्सीडिंगली डूइंग वेल। इंडियन ओशन ऑलरेडी हैड अ बस्टिंग ट्रेड। हमारा जो इंडियन ओशन है उस पर हमारा सिल्क रूट चल ही रहा था, उस पर अच्छा खासा नॉलेज, कस्टम, लोगों की सामान, लोगों के पैसे का ट्रांसफर होता ही था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट तब तक, जब तक सिल्क रूट था तब तक ट्रेड का सेंट्रल पॉइंट होता था, लेकिन यूरोपियंस ने जब ट्रेड में बाजी मारी तो उन्होंने इस पूरे फ्लो को तोड़ दिया और खुद बन गए ट्रेड का सेंटर। अब देखो ऐसा हुआ क्या? ऐसा हुआ अमेरिका की डिस्कवरी के बाद। देखो अमेरिका एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था। जब हम अमेरिका बोलते हैं ना, जब हम प्री मॉडर्न वर्ल्ड के अमेरिका की बात करते हैं ना, तो इसमें नॉर्थ अमेरिका भी आ जाता है, इसमें साउथ अमेरिका भी आ जाता है, इसमें करेबियन आइलैंड्स भी आ जाते हैं। ठीक है, हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात नहीं कर रहे हैं, हम अमेरिकन एज अ कॉन्टिनेंट की बात करें। ठीक है, ये समझो पहले। तो अमेरिका पहले तो रेगुलर कॉन्टैक्ट में ही नहीं था, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक दुनिया को पता ही नहीं था अमेरिका जैसा कोई कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट भी करता है। 16वीं शताब्दी में अमेरिका की डिस्कवरी हुई। जब अमेरिका की डिस्कवरी हुई तो लोगों को समझ में आया कि यार इसके पास तो बहुत लैंड है, यानी कि अमेरिका तो बहुत बड़ा है। लैंड के साथ साथ यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, है ना, रिसोर्सेज मतलब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। लैंड के साथ साथ यहाँ पे क्या है, अच्छी अच्छी क्रॉप्स हैं। लैंड के साथ साथ यहाँ पे क्या है, अच्छे अच्छे मिनरल्स हैं, राइट। तो यूरोप को आ गई लालच, यूरोप के सारे देशों को आ गई लालच कि कैसे हम इस कॉन्टिनेंट पे कब्जा कर लें ताकि हम जो है इस कॉन्टिनेंट के सारे रिसोर्सेज को लूट पाट के अमीर हो जाए। Precious metals, particularly silver, from mines located in present-day Peru and Mexico, also enhanced Europe's wealth and financial trade with Asia. यूरोप ने क्या किया पता है? अमेरिका के छोटे छोटी जगहों को ढूंढना शुरू किया जहाँ पे उसे मिनरल्स मिलते थे, जहाँ पे उसे प्रेशियस मेटल्स मिलते थे, और वहाँ पे कब्जा जमाना शुरू किया। जैसे कि पेरू, जैसे कि मेक्सिको, ऐसे जो कंट्रीज थे अमेरिका के, इन कंट्रीज में बहुत सारा उन्हें सिल्वर मिलता था, बहुत सारा प्लैटिनम मिलता था, बहुत सारा गोल्ड मिलता था। तो यूरोप क्या करता था, उन पे कब्जा जमा लेता था। यूरोप के पास बंदूकें होती थी, वहाँ पे जो नेटिव अमेरिकन होते थे वो तो पुराने ज़माने की ट्राइब्स थी, उन ट्राइब्स के पास बंदूकें होती नहीं थी। बंदूकों के जोर ज़बरदस्ती से उन पे कब्जा करके वो वहाँ के सारे मिनरल्स को लूट पाट मचा के अपने देश में ले आता था और अपने देश में उससे पैसा कमाता था। लेजेंड स्प्रेड इन 17th सेंचुरी यूरोप अबाउट द साउथ अमेरिकाज फेवर्ड वेल्थ, यानी कि यूरोप में अमेरिका की वेल्थ, अमेरिका के पैसे का ऐसा पागलपन शुरू हो गया था 17वीं शताब्दी में कि ऐसी ऐसी खबरें आने लग गई थी। यूरोप में पता है लोग क्या बोलते थे कि अमेरिका तो सोने से बना हुआ है, अमेरिका तो सोने से बना हुआ है, मतलब ऐसा मिथ प्रचलित हो गया था। फेबल का मतलब क्या होता है बच्चा? फेबल का मतलब होता है स्टोरी। फेबल, फेबल्ड नहीं, फेबल का मतलब होता है स्टोरी। ऐसी कहानियां प्रचलित हो गई थी यूरोप में कि अमेरिका में तो एक शहर है जिसका नाम है एल डोराडो, जो पूरा का पूरा शहर ही सोने से बना है। अब कि ऐसा कोई शहर एग्जिस्ट नहीं करता था, ऑब्वियसली कोई सोने से बना हुआ शहर था नहीं, लेकिन ऐसी बातें जरूर प्रचलित हो गई यूरोप में क्योंकि यूरोप को ग्रीड थी अमेरिका के रिसोर्सेज की। द पोर्तुगीज एंड द स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट, बहुत सारे लोग, ब्रिटेन चाह रहा था अमेरिका पे कब्जा करना, पेरिस चाह रहा था, सॉरी फ्रांस चाह रहा था, स्पेनिश लोग चाह रहे थे, पोर्तुगल के लोग चाह रहे थे, यूरोप के अलग अलग देश अलग अलग तरीकों से अमेरिका पे कब्जा करना चाह रहे थे। कोई बंदूकों से कर रहा था, कोई गोली बारूद से कर रहा था, कोई अपनी आर्मी के थ्रू कर रहा था। अब यहाँ पे दिमाग लगाया स्पेनिश कॉन्करर्स ने। स्पेनिश कॉन्करर्स ने क्या किया? बीमारी को यूज किया।
बीमारी को यूज किया, सुपीरियर फायर पावर यानी कि गोले बारूद से अमेरिका नहीं वो बचा पाए, अमेरिका अपने कब्जे में नहीं कर पाए, तो उन्होंने बीमारी का सहारा लिया। स्पेनिश कॉन्करर ने जर्म्स छोड़े, देखो कितना दिमाग लगाया। स्पेनिश लोग जो थे, स्पेनिश राजा के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, स्मॉल पॉक्स नाम की एक बीमारी पहले एग्जिस्ट किया करती थी, जैसे अभी आप चिकन पॉक्स देखते हो, उसी का एक दूसरा रूप स्मॉल पॉक्स हुआ करता था। स्मॉल पॉक्स से बहुत लोग मर गए थे, स्मॉल पॉक्स की फिर वैक्सीन बन गई थी जो पूरी दुनिया में बट गई थी। पूरी दुनिया में तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बट गई थी जब बनी, लेकिन अमेरिका तो लोगों को पता ही नहीं था ना कि अमेरिका एग्जिस्ट करता है, तो अमेरिका में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन नहीं थी। अमेरिका के लोगों को अभी भी स्मॉल पॉक्स होता तो वो मर सकते थे, है ना। तो इसी बात को इस्तेमाल किया स्पेनिश कॉन्करर्स ने, और उन्होंने स्मॉल पॉक्स के जो जर्म्स हैं वो अमेरिका में पहुंचा दिया। अब स्मॉल पॉक्स था डेडली किलर, उस जमाने में उसकी वैक्सीन अमेरिका में थी नहीं, ट्राइबल कम्युनिटी सारी की सारी मरने लग गई, और वो धीरे धीरे पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गया। और यूरोपियन तो यही चाहते थे, स्पेनिश कॉन्करर यही चाहते थे कि वहाँ की अगर नेटिव अमेरिकन की पॉपुलेशन ही कम हो जाए तो कब्जा करना उन पर ज़्यादा ईजी हो जाएगा, है ना, सीधी सी बात है। तो स्मॉल पॉक्स ने बहुत सारे लोगों को मारा, अमेरिका की पॉपुलेशन को बहुत कम कर दिया, और यहीं से रास्ता मिला स्पेनिश लोगों को अमेरिका को कॉन्कर करने का। जब वहाँ के लोग ही कम बचे थे अपने आप को डिफेंड करने के लिए, तो उन्हें मारना ईजी हो गया। गन्स कुड बी बॉट एंड टर्न्ड इन्वेडर बट नॉट डिसीजेज। अब यार गन्स तो खरीद लेते, अगर गोला बारूद की बात आती तो नेटिव अमेरिकन भी अपनी खुद की गन्स बना के कभी ना कभी तो अपने आप को डिफेंड कर लेते, लेकिन बीमारी से कोई अपने आप को डिफेंड कैसे करेगा। तो फिर स्मॉल पॉक्स की वजह से अमेरिका क्या हो गया बच्चा, कॉन्कर्ड हो गया, स्पेनिश कॉन्करर्स ने किया, ठीक है। उसके बाद तो सारे यूरोप वाले पहुंच गए, ब्रिटेन वाले भी पहुंच गए, फ्रांस वाले भी पहुंच गए, स्पेन वाले तो वहाँ पे ऑलरेडी से थे, सब पहुंच गए। अब यहाँ पे एक फोटो है आयरिश फमीन की, जो 1849 में लंदन न्यूज़ में छपी थी बच्चा। ये फोटो आयरिश फमीन जो हमने पहले पढ़ा ना, आलू वाला जो फमीन आया था, उसको दर्शा रही है। आप देखो यहाँ पे बच्चे आलू खोज रहे हैं, क्योंकि पूरा जो कंट्री है आलू पे डिपेंडेंट हो गया था, और आलू मिल नहीं रहा था, तो बहुत सारे लोग मारे गए। चलो, बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग आइसोलेशन अमेरिकाज ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिसीज दैट कम फ्रॉम यूरोप। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब हमने 16वीं शताब्दी के बाद अमेरिका की वजह से यूरोप का लालच बढ़ता गया, और यूरोप जो है और पावरफुल होता गया, इतना आपको समझ आया है ना। अब 19वीं सेंचुरी की बात करते हैं। 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, अमेरिका डिस्कवर हुआ, और 19वीं सेंचुरी तक की हम बात करते हैं। यूरोप ऐसा नहीं है कि यूरोप ने अमेरिका पे इतना कब्जा जमा लिया था कि यूरोप में सब लोग अमीर बन गए थे, अभी भी अमीर और अमीर बनते जा रहे थे, गरीब और गरीब होते जा रहे थे। तो पावर्टी यानी कि गरीबी, हंगर यानी कि भूखमरी यूरोप में फैली हुई थी। यूरोप में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन थी बच्चा कि सिटीज जो है क्राउडेड होनी शुरू हो गई थी, यानी कि यूरोप की शहर में रहने की जगह नहीं थी। लोग जो है छोटे छोटे घरों में यानी कि झुग्गी झोपड़ी में रहने लग गए थे। झुग्गी झोपड़ी में बीमारी भी बहुत फैल रही थी और लोगों की मौत भी बहुत हो रही थी। साथ में यूरोप में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी चलते थे, यानी कि क्रिश्चियनिटी के अंदर अलग अलग जो सबसेक्ट्स हैं, प्रोटेस्टेंट्स हैं, कैथलिक्स हैं, वो आपस में बहुत लड़ते थे, बहुत लड़ाई होती थी। राजा महाराजा को भी घसीट लिया जाता था उसमें, पता है, जो राजा कैथलिक होता था उसे मरवा दिया जाता था, कहीं जो राजा प्रोटेस्टेंट होता था उसे मरवा दिया जाता था। तो कैथलिक और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में बहुत लड़ाई होती थी, दोनों ही क्रिश्चियन कहलाते हैं, लेकिन रिलीजियस बेसिस पे भी बहुत लड़ाई हो रही थी। तो यूरोप की कोई हालत बहुत अच्छी नहीं थी। यूरोप को चाहिए थी ऐसी जगह जहाँ पे वो कब्जा करके अपने कुछ लोगों को भेज सके और उसके रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सके। तो उसने क्या किया, यूरोप से अपने लोगों को कहाँ भेज दिया, अमेरिका में भेज दिया। अमेरिका मिल गया उसे, रिसोर्सेज भी हैं, क्रॉप्स भी है, लैंड भी है, नेटिव अमेरिकन को वैसे भी बंदी बना दिया था। तो यूरोप के लोग धीरे धीरे कहाँ मूव करने लग गए, माइग्रेट करने लगे, अमेरिका में। तो 18वीं शताब्दी आते आते प्लांटेशन वर्क्ड बाय द स्लेव कैप्चर्ड इन अफ्रीका वर ग्रोइंग कॉटन एंड यूरोप फॉर यूरोपियन मार्केट। अच्छा याद करो, क्लास 9th में आपने ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड पढ़ा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन में लास्ट टॉपिक में ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड पढ़ा था, जिसमें आपने देखा था कि यूरोप के देशों ने अमेरिका पे कब्जा करके, ध्यान दो मैं ट्रायंगल में क्या बना रही हूँ, अमेरिका पे कब्जा करके वहाँ पे खेती करना शुरू किया था, क्रॉप उगाना शुरू किया था, और वो क्रॉप उगवाते किससे थे, अफ्रीकन लोगों से। यानी कि यूरोप कब्जा कर रहा था अमेरिका पे भी, अफ्रीका से भी, अफ्रीका से लोगों को भेजता था अमेरिका में वो उनके लिए काम किया करते थे, यूरोपियंस के लिए, और जो पैसा आता था, जो सारा मनी आता था, वो जाता था यूरोप। ठीक है, ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड ही इस सेंटेंस में दिया हुआ है कि 18वीं शताब्दी तक प्लांटेशन वर्क्ड बाय द स्लेव। प्लांटेशंस कहाँ होती थी, प्लांटेशंस होती थी अमेरिका में,
और उन पे काम कौन करता था? स्लेव काम करते थे। स्लेव्स कहाँ से आते थे? अफ्रीका में आते थे। ये लोग क्या काम करते थे? कॉटन उगाते थे, शुगर उगाते थे, और किसके लिए उगाते थे? यूरोप के मार्केट के लिए उगाते थे। तो ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड 18वीं शताब्दी तक चलता रहा। अंटिल 18th सेंचुरी चाइना और इंडिया थोड़े पीछे हो गए थे। अंटिल 18th सेंचुरी चाइना और इंडिया दुनिया के टॉप 2 वेल्दीएस्ट कंट्रीज में आते थे, लेकिन धीरे धीरे 19वीं शताब्दी आते आते इन्होंने अपनी ट्रेड से पीछे कदम पीछे खींच लिए थे। चाइना ने क्या गलती की? चाइना ने अपने आप को एक डब्बा बना लिया। चाइना ने अपने ट्रेड के दरवाजे ही बंद कर दिए। चाइना ने देखा यार यूरोप की ट्रेड की वजह से चाइना का कल्चर जो है इम्पैक्ट हो रहा है, तो चाइना ने खुद को बंद कर लिया कि हम अपना अपना देख लेंगे, हमें बाकी देशों से ट्रेड नहीं करनी। तो चाइना वहाँ ट्रेड में पीछे छूट गया। इंडिया जैसे कंट्रीज पे ब्रिटेन वगैरह राज करने लग गए थे। आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी तब तक इंडिया में आ गई थी, यहाँ पे हमें गुलाम बना के रखा हुआ था उन्होंने। तो इंडिया जो है इस वजह से पीछे चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि अब यूरोप एंटायर वर्ल्ड के ट्रेड सेंटर की तरह इमर्ज कर चुका था। तो कहने का तात्पर्य ये है, इस पूरे टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि अमेरिका की डिस्कवरी से पहले इंडिया और चाइना ट्रेड पे राज किया करते थे जब सिल्क रूट चलता था, लेकिन अमेरिका की डिस्कवरी के बाद चीज़ें चेंज हो गई। स्पेनिश कॉन्करर ने अमेरिका को स्मॉल पॉक्स के जर्म्स के द्वारा कॉन्कर कर लिया, फिर पूरा यूरोप अमेरिका पहुंच गया, वहाँ पे प्लांटेशन करने लग गया, अफ्रीका के लोगों को स्लेव बना के वहाँ पे काम करवाने लग गया, और यूरोप धीरे 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 इतना अमीर हो गया कि इंडिया और चाइना पीछे रह गए और यूरोप बन गया सेंटर का नया ट्रेड। राइट, अब जल्दी से 2 सवाल कर लेते हैं बच्चा, ताकि समझ आए मुझे कि आपको ये चैप्टर समझ आ रहा है। जो बच्चे लेक्चर बाद में देख रहे हैं प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताना, बिकॉज मैं सबके आंसर्स देखती हूँ और मुझे पता चलता रहता है कि आपको ये चैप्टर समझ आया है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन है आपका ये कि एल डोराडो जो है फेबल सिटी किस चीज की कहलाती थी? सिल्वर की, एमरल्ड की, डायमंड की कि गोल्ड की? इजी क्वेश्चन है, कमेंट्स में आंसर चाहिए मुझे। दूसरा क्वेश्चन है, 1000 ऑफ द पीपल, हजारों लोग यूरोप से अमेरिका चले गए, क्यों चले गए? ठीक है, तो ये भी मुझे आप बताइएगा कमेंट्स में। चलिए अब 19वीं शताब्दी के बारे में जाते हैं। अच्छा बच्चा, जब मैं 19वीं शताब्दी बोलती हूँ तो मेरा मतलब होता है 1801 से लेके 1900 तक, यानी कि शताब्दी जो है बैकवर्ड चलती है। 19वीं शताब्दी का मतलब ये नहीं 1901 से 2000 तक, नहीं, 19वीं शताब्दी का मतलब है 1801 से 1900 तक। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी में 3 चीज़ों का फ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा था। 19वीं शताब्दी के अगर पूरे ग्लोबलाइजेशन को आप समराइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि पहली बात तो सामान इधर से उधर जा रहा था, और सामान कैसा जाता था? या तो एग्रीकल्चर सामान जाता था या तो कपड़े जाते थे। दो भाई, रोटी कपड़ा मकान, यही 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो रोटी यानी कि खाना एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता था, और कपड़ा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता था। राइट, सो सामान का ट्रेड होता था। दूसरा, लेबर का भी ट्रेड होने लग गया था। जैसे अफ्रीका के स्लेव्स, अफ्रीका के लोगों को स्लेव बना के यूरोप कहाँ भेजा करता था? अमेरिका भेजा करता था। इंडिया के लोगों को स्लेव बना के ब्रिटेन कहाँ भेजा करता था? कैरेबियन आइलैंड वगैरह भेजा करता था। ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। जो भी है, कहने का मतलब ये है कि फ्लो ऑफ लेबर भी होना शुरू हो गया था। लोग खुद से या तो जा रहे थे जॉब की तलाश में इधर उधर, आज भी जाते हैं, या फिर लोगों को जबरदस्ती भेजा जा रहा था। तीसरा था मूवमेंट ऑफ कैपिटल। अब भाई यूरोप अगर काम करा रहा था अमेरिका में, प्लांटेशन करा रहा था, तो उसके लिए खाद चाहिए, मशीनें चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो पैसा भी तो अमेरिका में मूव करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा अपने लोगों के साथ साथ, तो पैसा भी मूव करता था। मैं सिर्फ यूरोप का एग्जाम्पल दे रही हूँ बच्चा, सिर्फ यूरोप नहीं ये सब कर रहा था, पूरी दुनिया में इस तरीके के फ्लो देखने को मिल रहे थे ग्लोबलाइजेशन में। तो फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ कैपिटल एंड फ्लो ऑफ लेबर, या फिर माइग्रेशन ऑफ लेबर। और ऐसा नहीं है कि ये तीनों फ्लोज जो है आपस में कनेक्टेड नहीं थे। ऐसा नहीं है कि सामान का जो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट है वो लेबर के थ्रू नहीं होता था, या लेबर का जो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट है वो कैपिटल के बिना हो जाता था। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तीनों जो फ्लोज हैं, मूवमेंट्स हैं 3 चीज़ों के, ये आपस में बहुत ही ज़्यादा इंटरवाइन थे और लोगों की जिंदगियां इनसे बंधी हुई थी। कभी कभी ये जो कनेक्शंस हैं ये ब्रेक हो जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, लेबर माइग्रेशन कभी कभी ज़्यादा हो जाता था, गुड्स का थोड़ा कम हो जाता था, कैपिटल का थोड़ा कम हो जाता था, एंड वाइस वर्सा। कभी कभी गुड्स का ज़्यादा हो जाता था किसी साल में और लेबर का कम हो जाता था। तो कभी कभी ये इंटरकनेक्शन में कोई आगे निकल जाता था, कोई पीछे रह जाता था। लेकिन 19वीं शताब्दी में अगर मेजरली पूछोगे तो इन 3 चीज़ों का फ्लो देखने को मिलता था। याद कर लो ये, लेबर, कैपिटल एंड गुड्स। गुड्स में भी ज़्यादातर कौन से? एग्रीकल्चर गुड्स एंड क्लॉथ। राइट, now starts the greatest topic of this chapter, which is the world economy takes place. What do you mean by world economy बच्चा?
वर्ल्ड इकोनॉमी का क्या मतलब है? हम अपने देश की इकोनॉमी की जब बात करते हैं तो उसे नेशनल इकोनॉमी बोलते हैं, अपने स्टेट की इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसे स्टेट इकोनॉमी बोलते हैं, अपने घर के पैसे की बात करते हैं तो उसे फैमिली इकोनॉमिक्स बोलते हैं। लेकिन जब हम पूरी दुनिया के पैसे की एक साथ बात करते हैं, पूरी दुनिया की मार्केट, पूरी दुनिया की ट्रेड, पूरी दुनिया की ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो उसे वर्ल्ड इकोनॉमी बोला जाता है। तो अब दुनिया में वर्ल्ड इकोनॉमी जैसा कॉन्सेप्ट आने लग गया था। कैसे? इसमें हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे ब्रिटेन का। किसमें पढ़ेंगे एग्जाम्पल? इसमें पढ़ेंगे ब्रिटेन का एग्जाम्पल। ट्रेडिशनली कंट्रीज लाइक टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड। चलो खाने से स्टार्ट करते हैं, अभी हम खाना खाना ही बहुत कर रहे थे। तो ट्रेडिशनली मतलब पुराने ज़माने में क्या होता था कि देशों को पसंद नहीं था, कंट्रीज़ को या एम्पायर्स को, राजा महाराजा को पसंद नहीं होता था कि खाना उन्हें किसी और देश से मंगवाना पड़े। कोई मांग के खाना कोई भी नहीं चाहता है। तो सारी कंट्रीज चाहते थे कि वो खाने के मामले में, क्रॉप्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो, अपना खाना खुद ही उगाए। लेकिन 19वीं शताब्दी ब्रिटेन में, 19th सेंचुरी ब्रिटेन में ये जो सेल्फ सफिशिएंसी वाला कॉन्सेप्ट था ये थोड़ा थोड़ा बदलने लग गया। क्यों बदलने लग गया? क्यों बदलने लग गया? क्योंकि 19वीं शताब्दी ब्रिटेन में, 19th सेंचुरी ब्रिटेन में बच्चा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत थी। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो रॉ मटेरियल चाहिए होगा, रॉ मटेरियल मतलब कि खाना चाहिए होगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट चाहिए होंगे, फैब्रिक के लिए रॉ कॉटन, रॉ सिल्क वगैरह चाहिए होगा। हाई पॉपुलेशन थी, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा खाना चाहिए होगा, है ना भाई। हाई पॉपुलेशन थी, तो इन दोनों चीज़ों की वजह से यूरोप में खाने की पूर्ति नहीं हो रही थी। तो 18th सेंचुरी की बात करें, लेट 18th सेंचुरी की बात करें, यानी कि 1780 से 1800 तक की बात करें, तो फूड ग्रेन्स की जो डिमांड है, फूड ग्रेन्स की जो डिमांड है वो यूरोप में बहुत बढ़ गई थी। किन दो कारणों की वजह से? इंडस्ट्रियलाइजेशन और हाई पॉपुलेशन की वजह से, है ना। साथ में क्या हो रहा था? अर्बन सेंटर्स बनने लग गए थे। अर्बन सेंटर्स जैसे कि लंदन, फॉर एग्जाम्पल लंदन स्टार्टेड कमिंग अप। अब अर्बन सेंटर्स में क्या होता था बच्चा? अर्बन सेंटर्स में फैक्ट्रीज लगी हुई होती थी, इंडस्ट्रीज लगी हुई होती थी। लोग यहाँ पे खेती नहीं करते थे, लोग यहाँ पे इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज लगाते थे, तो और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की डिमांड और ज़्यादा बढ़ने लगी। तो पहले तो पॉपुलेशन की वजह से बढ़ी, फिर जो है अर्बन सेंटर्स की वजह से बढ़ी। अब जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लग गया था गवर्नमेंट पे कि हमें तुम खाना प्रोवाइड करो। गवर्नमेंट पे क्या प्रेशर आ रहा था हर जगह से? व्हाट प्रेशर वॉज बिल्डिंग अप? प्रेशर ऑफ more agricultural products। खुद सोच के देखो, मान लो आप एक ऐसे देश के प्राइम मिनिस्टर हो जहां पे पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, ज़्यादा आपको रॉ मटेरियल चाहिए, तो आप क्या करोगे? अपने देश में बाकी देशों से सामान मंगाना शुरू करोगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मंगाने शुरू करोगे ताकि आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन फंड हो सके, ताकि आपके लोगों को खाना मिल सके, है ना भाई। सिंपल सा लॉजिक है ये। तो ब्रिटेन की भी गवर्नमेंट ने क्या किया? बाहर के देशों से क्या करना शुरू किया? इम्पोर्ट करना शुरू किया, इम्पोर्ट करना शुरू किया। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ड्यू टू growing demand, due to growing demand, Britain started importing मतलब अपने देश में मंगाना शुरू कर दिया उन्होंने, importing फूड ग्रेन्स, ताकि ये इंडस्ट्रीज में भी जाए, ताकि ये गरीब लोगों तक भी पहुंचे। अब ये जो इंपोर्टेड फूड ग्रेन्स होता था, ये जो इंपोर्टेड फूड ग्रेन्स होता था, इट यूज्ड टू बी चीप, ये बहुत सस्ता होता था और ये होता था क्वालिटी में अच्छा, क्वालिटी गुड क्वालिटी का होता था, ठीक है। तो फायदा ही फायदा था, ब्रिटेन का काफी फायदा चल रहा था, बाकी देशों से वो सस्ता और अच्छा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मंगा के अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को फंड कर रहे थे। अब इसमें सोचो कि नुकसान किसका होगा? अगर ब्रिटेन ऐसा कर रहा है तो ब्रिटेन में ऐसी कौन सी कम्युनिटी होगी जिसको इस बात से जलन हो सकती है, कॉम्पिटिशन हो सकता है? ऑब्वियसली फार्मर्स, राइट। ब्रिटेन के जो फार्मर्स थे, ब्रिटेन के फार्मर्स गुस्सा हो गए। ब्रिटेन फार्मर डिड नॉट लाइक दिस, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया ये कि हमारा सामान तो तुम खरीद नहीं रहे हो, अब तुम क्या है बाकी देशों से सामान मंगा रहे हो। तो उन्होंने क्या बिल्ड करना शुरू किया? प्रेशर बिल्ड करना शुरू किया। किसके ऊपर? ब्रिटेन की गवर्नमेंट के ऊपर। समझ आ रहा है ना बच्चा?
समझ आ रहा है कि नहीं? इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, पॉपुलेशन बढ़ी, तो इससे क्या हुआ, खाने की डिमांड बढ़ी। खाने की डिमांड को देखने के लिए ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने बाकी देशों से खाना इंपोर्ट करना शुरू किया। खाना इंपोर्ट करना शुरू किया तो ब्रिटेन के फार्मर्स ने दंगे मचा दिए कि यार तुम हमारा खाना तो खरीद ही नहीं रहे हो, हमसे फूड को खरीद ही नहीं रहे हो। तो फिर ब्रिटेन ने बनाए कॉर्न लॉज। क्या बनाए? कॉर्न लॉज। कॉर्न लॉज ऐसे लॉज थे जो सिर्फ कॉर्न के, मक्के के ऊपर नहीं थे। कॉर्न लॉज ऐसे लॉज थे जिन पे ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने अपने देश के अंदर आने वाले फूड क्रॉप्स पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया। यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट ने 1815 और 1846 के बीच में अपने देश के अंदर आने वाले एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगा दिया, जैसे कि कॉर्न, जैसे कि ओट, जैसे कि बार्ले, जैसे कि व्हीट, इन सब पे टैक्स लगा दिया, ताकि अब किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, मान लो किसी इंडस्ट्रियल ओनर को अब मंगाना भी है इंडिया जैसे देशों से अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, तो उसे इतना महंगा पड़ेगा वो मंगाना, इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया गया है उस पर कि वो मंगाएगा ही नहीं, वो अपने ब्रिटेन के फार्मर्स का यूज़ करेगा, राइट। कॉर्न लॉज बना दिए। लेकिन अब किसको नुकसान हो रहा था? जब कॉर्न लॉज बन गए तो किसको नुकसान हो रहा था? कॉर्न लॉज बनने के बाद नुकसान हो रहा था इंडस्ट्रियलिस्ट को। इंडस्ट्रियलिस्ट को था कि यार पहले हमें अच्छा खासा सस्ता सामान मिल रहा था, अब तुमने कॉर्न लॉज बना दिए तो हमें सस्ता सामान नहीं मिल रहा। अनहैप्पी विद द हाई फूड प्राइसेस, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अर्बन ड्वेलर्स फोर्स द अबॉलिशन ऑफ कॉर्न लॉज। तो पहले फार्मर्स की वजह से कॉर्न लॉज बनाए गए, अब इंडस्ट्रियलिस्ट की वजह से कॉर्न लॉज को अबॉलिश किया गया। जब एक बार कॉर्न लॉज को स्क्रैप कर दिया गया, यानी कि अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, अब फिर से खाना जो है ब्रिटेन में इंपोर्ट होने लग गया। ये खाना जो है अच्छी क्वालिटी का होता था और चीप क्वालिटी का हो गया था। तो फिर से इंडस्ट्रियलिस्ट के मजे आ गए, इंडिया जैसे देशों से खाना वो इंपोर्ट करने लग गए। एग्रीकल्चर और ब्रिटेन का जो खुद का एग्रीकल्चर था, ब्रिटेन के जो खुद के फार्मर्स थे, वो आने वाले सस्ते खाने से बिल्कुल भी कंपीट नहीं कर पाए और उन सबका नुकसान होने लग गया। अब खुद सोचो, जब कॉर्न लॉज एक बार अबॉलिश हो गए, ब्रिटेन के फार्मर्स कंपीट ही नहीं कर पा रहे थे इंडिया जैसे देशों से आए हुए अच्छे और सस्ते खाने से, तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग अपने फार्म को कल्टीवेट करने के बजाय कोई और नौकरी ढूंढेंगे। वही हुआ, वास्ट एरियाज ऑफ द लैंड वर नाउ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड। फार्मर्स ने खेती छोड़ दी और सारे आदमी और औरत काम की तलाश में शहरों में आने लग गए। अब शहरों में क्या हुआ कि पॉपुलेशन ऑलरेडी ज़्यादा थी, लोग जो माइग्रेट कर रहे थे रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में, अब शहरें बहुत ओवर क्राउडेड हो गए। तो अब लोगों के पास और कोई चारा नहीं था बल्कि यूरोप छोड़ के जाने के अलावा। समझ आई कहानी बच्चों? आई कहानी कि कैसे माइग्रेशन शुरू हुआ यूरोप से अमेरिका तक? क्योंकि यूरोप में ना तो रहने की जगह बची थी, यूरोप में ना तो फार्मिंग अब बहुत ज़्यादा अच्छी बची थी, तो लोगों के पास कोई चारा नहीं बचा, लोगों ने छोड़ा यूरोप, है ना, यूरोप छोड़ा, ब्रिटेन छोड़ा, ब्रिटेन जैसे और भी देशों के में ये सब हुआ। एज फूड प्राइसेस फेल, कंजम्पशन इन ब्रिटेन रोज। लेकिन जैसे जैसे इंपोर्टेड खाना ब्रिटेन में आता था तो खाने के प्राइसेस गिरने लग गए, अमीर और गरीब सबको खाना मिलने लग गया। मिड 19th सेंचुरी की बात करें, यानी कि 1850 के दशक की बात करें, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत हो रही थी ब्रिटेन में। ब्रिटेन इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्यों बना रहा था? इसके दो पहलू हैं। देखो, एक तो इंडिया जैसी मार्केट पे कैप्चर करके बैठा था, श्रीलंका, इंडिया, करेबियन आइलैंड्स, बहुत सारे देशों पे कब्जा किया हुआ था ब्रिटेन ने, तो उसकी मार्केट एक्सपैंड हो गई थी। दूसरा कारण ये भी था कि उसे अब सस्ता रॉ मटेरियल मिल रहा था अपनी इंडस्ट्रीज के लिए, तो इंडस्ट्रीज बहुत बूम कर रही थी, ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा था, ज्यादा बिक्री हो रही थी। ज्यादा प्रोडक्शन ज्यादा बिक्री मतलब ज्यादा पैसा, है ना। तो ब्रिटेन में लोगों के पास अब पैसा धीरे धीरे बढ़ने लग गया था। अराउंड द वर्ल्ड इन ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, लैंड्स वर क्लियर्ड एंड फूड प्रोडक्शन एक्सपैंडेड टू मीट द ब्रिटिश डिमांड। ब्रिटेन इंडस्ट्रियलाइजेशन में इतना आगे चला गया था कि ब्रिटेन अब सिर्फ इंडिया जैसे देशों से खाना नहीं मंगा रहा था, ब्रिटेन अब ऑस्ट्रेलिया से भी फूड प्रोडक्ट्स मंगा रहा था, ईस्टर्न यूरोप से भी रॉ मटेरियल मंगा रहा था, रशिया से भी मंगा रहा था, अमेरिका से भी मंगा रहा था, सब जगह से मंगा रहा था। मतलब कि इंडस्ट्रीज ही इंडस्ट्रीज ब्रिटेन में देखने को मिलती थी। अब बच्चा, इतनी इंडस्ट्रीज होंगी और इतना रॉ मटेरियल आएगा, तो रॉ मटेरियल के लिए ट्रांसपोर्ट को भी अच्छा होना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे ब्रिटेन है और यहाँ से यूरोप के इस कोने से खाना आना है, तो ट्रांसपोर्ट को भी तो अच्छा होना पड़ेगा। तो अब क्या बननी चालू हुई? रेलवे बननी चालू हुई, राइट। रेलवे वर नीडेड टू लिंक द एग्रीकल्चर रीजन्स टू द पोर्ट्स। नए नए पोर्ट्स बनने शुरू हुए जहाँ पे शिप से खाना आता था, शिप से रॉ मटेरियल आता था। नई नई रेलवेज बननी चालू हुई जो पोर्ट को भी कनेक्ट करती थी, शहरों को भी कनेक्ट करती थी, लोगों को भी कनेक्ट करती थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करती थी। नए हार्बर बनने शुरू हुए, नए कार्गो बनने शुरू हुए, नए नए शिप्स बनने शुरू हुए, जिनमें सिर्फ मालगाड़ी का ही कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ कि लोग अब ट्रेन में ट्रैवल नहीं करेंगे, सिर्फ माल यानी कि रॉ मटेरियल ट्रैवल करेगा, है ना। पीपल हैड टू सेटल ऑन द लैंड्स टू ब्रिंग देम अंडर कल्टिवेशन। दिस मेंट बिल्डिंग होम्स एंड सेटलमेंट। और लोगों को अब नए नए घर बनाने थे, घर बनाने का सामान भी इधर उधर से आने लग गया। तो ब्रिटेन एक तरीके से पूरा ग्लोबलाइज्ड हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गया ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन का खाना, थाली में रखा हुआ खाना भी इतने जगह से आ रहा है कि पूछो मत।
कैपिटल फ्लोड फ्रॉम फाइनेंशियल सेंटर सच एज लंदन। ऑब्वियसली ज़्यादातर जो बैंक हुआ करते थे वो गाँव में नहीं हुआ करते थे, वो अर्बन एरियाज में हुआ करते थे। जैसे ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ की फाइनेंशियल कैपिटल थी लंदन। फाइनेंशियल कैपिटल मतलब जहाँ से पैसा आता है। इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते थे, लंदन में बैंक से पैसा उधार लेते थे और फिर ब्रिटेन के अलग अलग पार्ट्स में जाके इंडस्ट्रीज लगाते थे, जहाँ का रॉ मटेरियल इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से आया करता था। द डिमांड फॉर लेबर इन प्लेसेस वेयर लेबर वॉज इन शॉर्ट सप्लाई सच एज अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया लेड टू मोर माइग्रेशन। और ब्रिटेन में अमेरिका जैसी जगहों पर भी कब्जा किया हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ पार्ट पे कब्जा किया हुआ था। तो जहाँ जहाँ पे उसे लेबर की कमी पड़ती थी, भाई लोग तो ब्रिटेन में जितने हैं उतने ही रहेंगे ना, पॉपुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी, एरिया तो ब्रिटेन का कमी है, छोटा सा देश पूरी दुनिया के नाक में दम कर रखा था। तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जहां पे भी उसे अपनी कॉलोनीज में जहां पे भी दिखता था ना कि यार एम्प्लॉयमेंट की कमी हो रही है, जॉब्स मतलब बेसिकली लेबर की शॉर्टेज हो रही है, वहां पे वो लेबर भी पहुंचा दिया करता था। तो ब्रिटेन खाना इंपोर्ट कर रहा है, लेबर माइग्रेट कर रहा है, कि पैसा इधर से उधर कर रहा है। ब्रिटेन ने पूरी ट्रेड को अपने बस में किया हुआ था। नियरली 50 मिलियन पीपल, कुछ नहीं तो 500 लाख पीपल, 1 million means 10 lakh, 50 million means 500 lakh, 500 lakh people migrated। 19th सेंचुरी की ही बात करें तो यूरोप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कुछ नहीं तो 500 लाख लोगों का माइग्रेशन हुआ। ऑल ओवर द वर्ल्ड सम 150 मिलियन आर एस्टिमेटेड have left their homes, crossed ocean and vast distances over the land in search of better future। पूरी दुनिया की बात करें तो 19वीं शताब्दी में कुछ नहीं तो 150 मिलियन लोगों का माइग्रेशन हुआ। अब यहाँ पे आप देख रहे हो दो फोटोज देखने को मिल रही हैं, मैं दोनों फोटोज दिखा देती हूँ। एक फोटोज है जहाँ पे यूएस की इमिग्रेंट शिप दिखाई दे रही है। इमिग्रेंट शिप मतलब ये कितने लोग देखो यूएस को छोड़ के जा रहे हैं। इमिग्रेशन मतलब जाना, किसी देश को छोड़ के जाना। देख रहे हो लोग लटके हुए हैं मतलब बैठने की जगह नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है आयरिश इमिग्रेंट्स वेटिंग टू बोर्ड द शिप। यहाँ पे आयरलैंड से लोग यूरोप को छोड़ के जा रहे हैं। तो माइग्रेशन बहुत ज़्यादा जोरों शोरों पे हो रहा था यूरोप में। बाय 1890 का मतलब 19वीं शताब्दी आते आते ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बन गई थी। ब्रिटेन का रखा हुआ खाना, आपकी थाली में रखा हुआ खाना कौन से दुनिया के पार्ट से आया है आप ही को नहीं पता होता था। फूड अब आपके आसपास के खेतों से नहीं आता था, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स से आता था। जब इतनी दूर से खाना आता था तो ट्रांसपोर्ट की भी जरूरत पड़ती थी, इसलिए रेलवे भी धीरे धीरे डेवलप हो रही थी, शिप्स भी धीरे धीरे डेवलप हो रही थी। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, कैरेबियन आइलैंड्स, ये सब कुछ जो है अब धीरे धीरे ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे थे। पेड वर्कर इधर से उधर जाते थे और काम करते थे। तो अगर मैं इस पूरे टॉपिक को समराइज करूँ तो कहने का मतलब ये है कि ट्रेडिशनली दुनिया चाहती थी कि खाना खुद उगाए, लेकिन ब्रिटेन ने गेम चेंज कर दी। ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो फूड प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई, हाई पॉपुलेशन की वजह से वो डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई। तो ब्रिटेन ने खाने को इंपोर्ट करना शुरू किया। खाने को इंपोर्ट करता था, जो बाहर से खाना आता था वो बहुत ही सस्ता और अच्छी क्वालिटी का होता था। इससे ब्रिटेन के फार्मर्स को प्रॉब्लम हो गई। ब्रिटेन के फार्मर्स ने गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल के क्या बोला, कॉर्न लॉस लगाओ। कॉर्न लॉस लग गए, कुछ साल चले, लेकिन फिर ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलिस्ट ने गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला और बोला कि कॉर्न लॉस को अबॉलिश करो। और कॉर्न लॉस के अबॉलिश होने के बाद माइग्रेशन ऑफ लेबर, ट्रेड ऑफ फूड आइटम्स, ट्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये सब कुछ एक तरीके से बढ़ता गया। दूसरा एग्जाम्पल है बच्चा इसमें हमारे पंजाब का। इंडिया किसके कब्जे में था, ब्रिटेन के कब्जे में था। ब्रिटेन में क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। अब बीच में पंजाब कहाँ से आ गया, सुनो। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना जोरों शोरों से हो रहा था और इंडिया हमारा इतना ज़्यादा फर्टाइल है कि ब्रिटेन ने सोचा कि इंडिया के जो फर्टाइल पार्ट है वहाँ से तो हम खेती करके सामान ब्रिटेन भेज ही रहे, लेकिन जो इनफर्टाइल पार्ट है, यानी कि जो कम उपजाऊ शक्ति वाले पार्ट है इंडिया में, जो ड्राई पार्ट्स हैं जहाँ पे पानी वगैरह नहीं है, वहाँ से भी अब खेती करा के किस तरीके से उस ज़मीन को भी उपजाऊ बनाया जाए। हमारे लिए उपजाऊ नहीं बना रहा था ब्रिटेन बना रहा था वो ज़मीन अपने लिए उपजाऊ, ताकि ड्राई लैंड पे भी वो कल्टीवेशन करके फूड प्रोडक्ट्स को अपने देश में एक्सपोर्ट कर सके। सम ड्रामेटिक चेंजेस टुक प्लेस इन वेस्ट पंजाब। जो पंजाब का वेस्ट वाला पार्ट है ना, वो राजस्थान से लगा हुआ है। वेस्ट पंजाब राजस्थान से लगा हुआ है, तो राजस्थान में आपको पता है एलुवियल सॉइल नहीं पाई जाती, तो वेस्ट पंजाब भी थोड़ा सा ड्राई एरिया हुआ करता था। ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि वहाँ पे एक नेटवर्क ऑफ इरिगेशन कनाल बना दिया, वहाँ पे लंबी लंबी कनाल सिस्टम बना दिया। वो आपको पता है पंजाब में 5 नदियाँ, चिनाब, रावी, ब्यास, 5 नदियाँ पंजाब में बहती हैं, लेकिन उस वेस्ट पार्ट में उनका पानी नहीं आता था, तो उसने कनाल बना दिया। पंजाब के फर्टाइल एरिया से पंजाब के इनफर्टाइल एरिया में अब पानी आता था। सेमी डेजर्ट यानी कि जो ड्राई एरियाज भी होते
होते थे वहाँ पे भी अब पानी मिलने लग गया। तो ऐसे उन्होंने कनाल कॉलोनीज बहुत सारी बनाई। ये सिर्फ पंजाब का एग्जाम्पल दिया है, उन्होंने राजस्थान में भी बनाई, उन्होंने गुजरात में भी बनाई, ताकि हर जगह की मिट्टी उपजाऊ हो सके, खाना उगे और कहाँ जाए, ब्रिटेन। द कनाल कॉलोनीज वर सेटल्ड बाय द पेजेंट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द पंजाब। लेटर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, बाद में क्या किया जाता था, इन कनाल कॉलोनीज बना के उस एरिया को फर्टाइल करके वहाँ पे कॉटन का कल्टीवेशन किया जाता था और ये कॉटन भेजा जाता था ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल्स को, ब्रिटिश कॉटन मिल्स को। और इसीलिए 1820 से 1914 तक, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक की बात करें, तब तक दुनिया में जो कमोडिटीज़ का, यानी कि जो सामान का जो प्रोडक्शन था वो 25 से 40 गुना बढ़ गया था। मतलब कि 1820 से 1914, कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 100 सालों की भी बात नहीं है, 96 ईयर्स के अंदर अंदर, 100 सालों के अंदर, एक सेंचुरी के अंदर पुराने ज़माने में जितना प्रोडक्शन होता था चीज़ों का, उससे अब 40 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था। और 19वीं शताब्दी तक 60% दुनिया की ट्रेड सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्ट्स में हो रही थी। प्राइमरी प्रोडक्ट्स यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या फिर रॉ कॉटन या रॉ सिल्क। क्यों? क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन जल्दी आ गया था, उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए होता है। इंडिया जैसे, श्रीलंका जैसे, पाकिस्तान जैसे, बांग्लादेश जैसे देशों में से रॉ मटेरियल जाया करता था और यूरोप के देशों के इंडस्ट्रियलाइजेशन को फंड करता था। तभी तो आज आप देखते हो कि यूरोप इतना अमीर है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पहले आ गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो वहाँ पे सामान ज़्यादा बनता था, सामान ज़्यादा बनता था तो पैसे ज़्यादा होते थे, राइट। चलो, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी भी पढ़ लेते हैं। अब इस सारी चीज़ों में हमने ट्रांसपोर्ट का रोल देखा, हमने लेबर का रोल देखा, हमने ग्लोबलाइजेशन का रोल देखा, हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट का रोल देखा। अब जरा टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। ऑब्वियसली 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आ गई थी कि फ़ोन पे अमेजोन से ऑर्डर करो और सामान घर पे आके डिलीवर हो जाए, लेकिन फिर भी रेलवे बननी शुरू हो गई थी, स्टीम शिप्स बननी, यानी कि स्टीम से चलने वाली शिप्स बननी शुरू हो गई थी, टेलीग्राफ आ गया था, फ़ोन आ गया था, ये सारी चीज़ें आ गई थी। मोबाइल फ़ोन नहीं, नॉर्मल लैंडलाइन फ़ोन्स वगैरह आ गए थे, राइट। सो ये सारी चीज़ें आ गई थी। और ये सारी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं, आपको क्या लगता है ये दुनिया क्यों कर रही थी? दुनिया की गवर्नमेंट का, ह्यूमन बींग्स आर ग्रीडी, हम हमेशा बोलते हैं ना ह्यूमन बींग्स आर ग्रीडी। दुनिया का सदियों से एक रूल रहा है। दुनिया का सदियों से क्या रूल रहा है बच्चा? कि कैसे पूरी दुनिया अपने कब्जे में की जाए। तो टेक्नोलॉजी भी अगर लोग बनाते थे तो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने यहाँ के लोगों को गरीबी और अमीरी का भेदभाव मिटाने के लिए नहीं करते थे, बल्कि उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था कैसे बाकी दुनिया पे कब्जा किया जाए, कैसे अपनी पॉलिटिक्स को स्ट्रांग बनाया जाए, अपनी इकोनॉमिक्स को स्ट्रांग बनाया जाए, अपने देश को स्ट्रांग बनाया जाए। तो कोलोनाइजेशन मतलब जो बड़े बड़े देश, जैसे कि ब्रिटेन ने इंडिया पे कब्जा किया हुआ था, अगर ब्रिटेन ने इंडिया पे कब्जा किया होता तो ब्रिटेन को क्या बोलोगे? कोलोनाइजर। इंडिया को क्या बोलोगे? कॉलोनी। और इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? कोलोनाइजेशन। यानी कि द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक कॉन्केस्ट। जब आप किसी कंट्री पे इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल कॉन्केस्ट कर लेते हो, यानी कि कब्जा कर लेते हो, तो उसे कॉलोनाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे दिया ब्रिटेन और इंडिया का। तो कॉलोनाइजेशन की वजह से नई नई इन्वेस्टमेंट, नई नई इंप्रूवमेंट हो रही थी ट्रांसपोर्ट में। फास्टर रेलवे की बनाया जा रहा था, लाइटर वेगन्स बनाए जा रहे थे कि ट्रेन खुद हल्की होगी तो जल्दी चल पाएगी, ज़्यादा बड़ी बड़ी शिप्स बनाई जा रही थी कि एक साथ में ज़्यादा सामान एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, है ना। इसी में एक एग्जाम्पल है ट्रेड ऑफ मीट का। किस चीज़ का एग्जाम्पल है बच्चा? ट्रेड ऑफ मीट का। पहली बात तो आप ये समझो कि यूरोप में ज़्यादातर लोग क्या खाते हैं? यूरोप में ज़्यादातर लोग मीट खाते हैं। मीट ज़्यादा खाया जाता है, वेजिटेबल कम खाई जाती है, ठीक है। मीट ज़्यादा, वेजिटेबल कम। अब एग्जाम्पल ऑफ मीट ट्रेड, 1870s तक क्या होता था, यूरोप की में जितनी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी यूरोप में, अब यूरोप में पैसा भी बहुत ज़्यादा था, उन्होंने शिप्स वगैरह बना के सामान मंगाना शुरू कर दिया था। तो यूरोप की जो पॉपुलेशन है उसके लिए मीट जो है बाकी जगहों से आता था, अमेरिका से, यूरोप से, लेकिन वो मीट के फॉर्म में नहीं आता था, वो शिप्स में लाइव एनिमल्स आया करते थे, मतलब कि जिंदा एनिमल्स एक जगह से ट्रांसपोर्ट आया करते थे, जैसे कि पिग्स हो गए, जैसे कि चिकन्स हो गए, जैसे कि मटन के लिए आपका गोट्स हो गए, आई डोंट नो व्हाट ऑल, बट ये सारे के सारे लाइव एनिमल्स, यानी कि जिंदा एनिमल अमेरिका से यूरोप आया करते थे या ऑस्ट्रेलिया से यूरोप आया करते थे शिप के थ्रू। अब जिंदा एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। जिंदा एनिमल की तो पहले देखभाल बहुत करनी पड़ती है, बट इतने लंबे समय तक वो शिप में ट्रैवल करते थे। ऑब्वियसली उस जमाने की जो शिप है इतनी फास्ट तो हुआ नहीं करती थी, महीनों लग जाते थे, सालों लग जाते थे पहुंचने में, 8-10 महीने तो लग ही जाते थे ऑस्ट्रेलिया से यूरोप तक पहुंचने में। तो फिर उन महीनों में क्या होते थे, वो लाइव एनिमल्स जो है मर जाते थे, या तो उन्हें बीमारियां लग जाती थी, या तो उनका मीट खाने लायक नहीं बचता था, है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। इनफैक्ट ये जो लाइव एनिमल्स हैं ये स्पेस भी बहुत ज़्यादा लेते थे, है ना। लाइव एनिमल एक ज़्यादा स्पेस लेगा,
राइट। कपड़े आप बिखेर के रखोगे तो ज्यादा स्पेस लेंगे, तय लगा के रखोगे तो कम स्पेस लेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। तो लाइव एनिमल्स जो है ज्यादा स्पेस लिया करते थे, अनफिट हो जाते थे, बीमारियां लग जाती थी, मर भी जाते थे। तो बेसिकली यूरोप तक आते आते मीट जो है एक्सपेंसिव हो जाता था। जब कम मीट पहुंचेगा, जब कम एनिमल्स यूरोप पहुंचेंगे तो ऑब्वियसली जो चीज़ कम होगी वो महंगी बिकेगी। तो मीट उस जमाने में एक्सपेंसिव था। जब मीट एक्सपेंसिव था तो मीट की डिमांड भी कम थी। जो अमीर लोग हैं वो तो महंगा मीट खरीद के खा लेते थे, गरीब लोग बेचारे खा नहीं पाते थे। मार्केट में मीट जो है महंगा मिलता था। तो फिर यूरोप ने दिमाग लगाया और यूरोप ने सोचा क्यों ना अगर हमारी शिप्स के अंदर फ्रिज लगे हों, यानी कि रेफ्रिजरेटेड शिप्स हों, तो फिर हमें एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की बजाय हम मीट को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। फ्रिज नहीं होगा। देखो मीट क्या होता है, पेरिशेबल फूड होता है। पेरिशेबल फूड का मतलब 2-3 दिन में खराब हो जाता है, पेरिश हो जाता है। जैसे कि फूल पेरिशेबल गुड्स में आते हैं, दूध पेरिशेबल गुड्स में आता है। जो चीज़ 2-3 दिन में खराब हो जाती है ना, उसे आप पेरिशेबल बोलते हो। पेरिशेबल सामान को हमें क्या करना पड़ता है, लोअर टेम्परेचर पे रखना पड़ता है ताकि उसका जो डिके है, ताकि उसका जो सड़ने का जो प्रक्रिया है वो थोड़ा कंट्रोल हो पाए। तो अमेरिका के यूरोप ने दिमाग लगाया और यूरोप ने बनाया रेफ्रिजरेटेड शिप्स। अब उससे क्या होता था, जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से एनिमल आते थे पहले, अब वहां से क्या है, मीट आता था, कट के मीट आया करता था अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, और यूरोप में फ्रोजन मीट के फॉर्म में वो डिलीवर होता था। इससे शिपिंग कॉस्ट भी घट गई। अब मीट जो है कम स्पेस लेता था, मीट खराब भी नहीं होता था क्योंकि फ्रिज में शिप में फ्रिज लगा हुआ होता था। और अब मीट जो है ज़्यादा मात्रा में पहुंच रहा था, ज़्यादा मात्रा में यूरोप पहुंच रहा था, तो उसकी डिमांड बढ़ गई और उसका प्राइस जो है कम हो गया। ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ मिल रही है, भाई कोरोना के टाइम पे सैनिटाइजर जब कम मिलता था फर्स्ट वेव के दौरान तो बहुत महंगा मिलता था, 250 रुपये की छोटी सी बॉटल मिलती थी। जब सारी ब्रांड ने सैनिटाइजर बनाने शुरू कर दिए, सेवलॉन, डेटॉल, सबने सैनिटाइजर बनाने शुरू कर दिए, तो सैनिटाइजर 25 रुपये 40 रुपये का मिलने लग गया, है ना भाई। तो फिर उसी तरीके से जब मीट ज़्यादा आने लगा यूरोप, तो मीट का प्राइस भी जो है कम हो गया। अब गरीब लोग भी जो है मीट वाली डाइट खाने पड़ गए। अब गरीब लोग पहले क्या करते थे, बेचारे आलू खाते थे, अब जो है उन्हें मीट वाली डाइट मिलने लग गई, है ना। जो बेचारे पहले सिर्फ ब्रेड और आलू पे जिंदा थे, अब उन्हें अपनी डाइट में मिल्क, बटर, एग, मीट, ये सब कुछ ऐड करने का फायदा मिल गया। अब इससे क्या हुआ कि लोग खुश हो गए, लोग खुश हो गए। कभी आपने ये सोचा है कि ब्रिटेन ने इंडिया जैसे देशों के साथ इतना बुरा किया तो ब्रिटेन के लोगों ने, ब्रिटेन के सिटीजन्स ने ब्रिटेन को सपोर्ट क्यों किया? गवर्नमेंट जब इतनी गलत हरकतें कर रही थी तो लोगों का सपोर्ट क्यों मिल रहा था? लोगों का सपोर्ट मिल रहा था क्योंकि गवर्नमेंट की गलत हरकतों से लोगों का भला हो रहा था। ब्रिटेन बाकी देशों को कॉलोनाइज करके अपना तो भला कर रहा था ना। अपना देखो उसके देश में क्या है, मीट की क्वालिटी बढ़ गई, मीट की क्वांटिटी बढ़ गई, अब गरीब लोग भी मीट अफोर्ड कर पा रहे थे। तो ऑब्वियसली वो अपने देश की गवर्नमेंट के इंपेरियलिज्म और कॉलोनाइजेशन, दो वर्ड होते हैं, कॉलोनाइजेशन एंड इंपेरियलिज्म, दोनों एक ही थाली के चट्टे बच्चे हैं बच्चा। इंपेरियलिज्म का मतलब होता है पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक डोमिनेशन। कॉलोनाइजेशन का मतलब होता है जस्ट इकोनॉमिक डोमिनेशन। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि भारत में जब आया था ब्रिटेन तो उसने कॉलोनाइजेशन से शुरू किया था, फिर वो इंपीरियल हो गया था? मैं बोल सकती हूँ कि नहीं बोल सकती हूँ? इंपीरियलाइजेशन मतलब कि अपना राज स्थापित कर दिया था, ब्रिटिश राज स्थापित कर दिया था। इंपीरियल का मतलब होता है राज, राइट, इंपीरियलिज्म। तो जब ब्रिटेन जैसे कंट्रीज बाकी देशों पे इंपीरियलिज्म कर रहे थे, चाहे वो करेबियन आइलैंड्स हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो भारत हो, तो वहाँ की जनता ब्रिटेन की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही थी क्योंकि इससे उनका फायदा हो रहा था। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि टेक्नोलॉजी जो है एक तरीके से गलत तरीकों से यूज़ की गई। कुछ देश जो है अपने आप को अमीर कर ले रहे थे, कुछ देश जो है और गरीब होते जा रहे थे। लेट 19th सेंचुरी का मतलब 1880 से 1900 का जो टाइम था वो था एक ऐसा टाइम जब हमने कॉलोनाइजेशन का गलत रूप भी देखा। अभी तक तो दुनिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि कॉलोनाइजेशन धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन अब हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन के दो पहलू हैं। जब हम ग्लोबलाइजेशन वर्ड पढ़ते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझे कि ग्लोबलाइजेशन इज नॉट ऑलवेज ब्राइट एंड हंकी डोरी। हमेशा ग्लोबलाइजेशन अच्छा नहीं होता है, ग्लोबलाइजेशन बुरा भी होता है। कई जगह दुनिया में ग्लोबलाइजेशन की वजह से ट्रेड बढ़ गई, पैसा बढ़ गया, हाँ। कई जगह ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोगों में फ्रीडम कट गई, लोगों पे कब्जा जमा लिया गया, लोगों से उनका हिस्सा या फिर लाइवलीहुड छीन लिया गया। फॉर एग्जाम्पल, राइवल यूरोपियन पावर्स इन अफ्रीका ड्रू अप द बॉर्डर्स डिमार्केटिंग देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज। अगर यूरोपियन पावर्स की बात की जाए, एक सेकंड रुको,
हाँ जी, रिकॉर्ड हो रहा है ना भाई, पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। हाँ जी, अगर यूरोपियन पावर की बात की जाए बच्चा, तो यूरोपियन पावर्स में आते हैं बहुत पुराने पावरफुल देश, जैसे कि आपका जर्मनी आता है, फ्रांस आता है, ब्रिटेन आता है, स्पेन आता है, ये सब बहुत ज़माने से पावरफुल है। तो इन सारे राइवल यूरोपियन पावरफुल देशों ने क्या किया, अफ्रीका को अपने आसपास बांट लिया, अफ्रीका को पिज्ज़ा की तरह बांट लिया। 1885 में उन्होंने बर्लिन नाम के शहर में एक मीटिंग रखी, और बर्लिन की मीटिंग में उन्होंने अफ्रीका को डिवाइड कर लिया। भाई अफ्रीका तुम्हारा है नहीं, अफ्रीका तो अफ्रीका के लोगों का है, अफ्रीकन ट्राइब का है, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पास गन्स हैं, क्योंकि तुम्हारे पास पैतरे हैं, क्योंकि तुम दिमाग लगा के चालाकी से लोगों पे कब्जा जमा रहे हो, तो तुमने अफ्रीका को बांट लिया। देखो 1885 में अमेरिका का जो मैप है कुछ इस तरीके का दिखता था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिखा है फ्रेंच वेस्ट अफ्रीका। फ्रेंच वेस्ट अफ्रीका का मतलब ये वाला जो हिस्सा है फ्रांस के कब्जे में था। फ्रेंच सुडान, सुडान तो शहर का नाम हो गया, लेकिन सुडान तो जगह का नाम हो गया, लेकिन यहाँ पे फ्रेंच क्यों लिख दिया, क्योंकि ये फ्रेंच के कब्जे में था। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका, यानी कि ये ईस्ट अफ्रीका ब्रिटेन के कब्जे में है। जर्मन ईस्ट अफ्रीका, ये वाला हिस्सा जर्मनी के कब्जे में है। पोर्तुगीज ईस्ट अफ्रीका, जहाँ जहाँ जो लोग पहुंचे यूरोप के, वहाँ वहाँ उन्होंने अपना कब्जा जमा के ब्रिटेन का एक मैप बना लिया, जहाँ पे उन्होंने आपस में बांट लिया। ठीक है, आपस में बहुत अच्छी पटरी बैठ रही थी, लेकिन अफ्रीका के लोगों के बारे में उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। ब्रिटेन और फ्रांस के पास सबसे ज़्यादा ओवरसीज टेरिटरीज आई, तो उस जमाने में ब्रिटेन और फ्रांस सबसे ज़्यादा अमीर हुआ करते थे। बेल्जियम और जर्मनी नए नए कॉलोनियल पावर्स बने थे। बेल्जियम और जर्मनी इससे पहले कॉलोनाइजेशन में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन 19वीं शताब्दी के आखिरी तक आते आते उन्होंने भी कॉलोनाइजेशन में भागीदार ले लिया। यूएसए, जो पहले ब्रिटेन की खुद की कॉलोनी हुआ करता था, अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद उसने अपने आप को आज़ाद कराया था ब्रिटेन से, वो भी अब कॉलोनाइजर बन गया था। सोचो, पहले खुद ऑपरेस हुआ, फिर अब खुद ऑपरेसर बन गया, है ना। 1890s आते आते अमेरिका भी, यूएस भी क्या बन गया, कॉलोनियल पावर बन गया, और उसने स्पेन की पुरानी कॉलोनीज को अपने कब्जे में कर लिया, स्पेन को हरा के। तो कहने का मतलब ये है कि यूरोपियन पावर्स ने अफ्रीका को बांट लिया। यही है ग्लोबलाइजेशन का डार्क साइड बच्चा, कि यूरोपियन पावर्स का तो बहुत भला हुआ, लेकिन अफ्रीका, इंडिया जैसे कॉन्टिनेंट या कंट्रीज का बिल्कुल भला नहीं हुआ। तो लास्ट 2 क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ आज की क्लास के लिए। एक ही क्वेश्चन ये, what were the corn laws, और एक है क्वेश्चन, where was the demand for labor more that led to more migration, कहाँ पे डिमांड थी ज़्यादा लेबर की। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। सेकेंड लेक्चर में हम जो है इसके आगे पढ़ेंगे, रिंडर पेस्ट वाली कहानी पढ़ेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आज का लेक्चर अच्छा लगा हुआ लाइक जरूर करना। मेरा नाम था शुभम पाठक। आई विल साइन ऑफ, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय एंड टेक केयर।